आज हम लोग का क्लास 10 का मैथ होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 होने 1.2 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर कैसे भी तोड़ना इस तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 140 दिया है, तो इसको बनाने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। हल लिखना है, 2 बिंदु देना है, ऐसे मार देना है और 140 लिखना है। ठीक है, और 140 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आपको पढ़ाया गया होगा 2 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई संख्या 2 से कटेगा जब इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक दिखे। यहाँ 0 है तो 2 से कटेगा। ठीक है जी। और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई संख्या 5 से कटेगा यदि उसका इकाई अंक 0 और 5 में से कोई एक हो। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग छोटी अंक से कटाने की कोशिश करें, 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कटेगा। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 5 से बाद में देखेंगे अगर 2 से नहीं कटेगा तब। यानी 2 से कटेगा तो 7 दूना 14, यहाँ बढ़ जाएगा 0। फिर यहाँ 2 से ही कटेगा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब कितना से कटेगा तो इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये कितना से कटने वाला है 5 से कटेगा, यानी 7 बचे 35। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड को आप 2 गुने 2 गुने 5 गुने और 7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी 2 2 बार है, इसका मतलब 2 के पावर 2 आप लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं। आप इसको कहीं और तुरिएगा, यहाँ लाकर डायरेक्ट आंसर आप लिखिएगा, इसको आप यहाँ मिटा सकते हैं। ठीक है, आप ही कर लीजिएगा आप लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे हम लोग हल और लिखेंगे 156। ठीक है, अब 156 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो 156 के तोड़ने का तरीका देखिए, यहाँ इकाई अंक 6 है, इसका मतलब 2 से कटने वाला है। तो 2 से कटेगा तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा तो 3 दूना 6, 9 दूना 18। अभी कितना से कटने वाला है तो 9 3 12, यानी अंक किस मतलब कोई भी संख्या 3 से व्यक्त है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो 9 3 12 मतलब 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 3 9, अब नहीं कटेगा। इसका मतलब अभी हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 ही नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं 38 25 है कि ना, इसको मिटा देते हैं। 38 और 25, 38 और 25, तो 38 25 तो यहाँ हॉल में लिखते चलिए, ऊपर तो क्वेश्चन है ले हॉल। सबसे पहले इसे लिखिएगा 38 और 25, तो 38 25 यहाँ भी हम लोग लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले चेक करना है कि कितना से कटेगा। तो इकाई अंक 5 है तो 5 से तो हमको दिख ही रहा है कि कटेगा, लेकिन 3 से भी चेक कर लेते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करते हैं। 8 3 11 2 13, 13 5 18, यानी कितना से कटने वाला है जी 3 से भी कटेगा। कितना से कटेगा 3 से। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 38 और 25। तो इसको सबसे पहले 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 आया होगा तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। ठीक है जी, 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करते हैं कितना से कटेगा। तो 5 से कटेगा लेकिन 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 और 7 10 और 5 15, यानी 3 से कटेगा तो 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। क्या यह फिर 3 से कटेगा तो चेक कर लो। 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कितना से कटेगा 5 से कटेगा। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, तो 40 आ गया तो यहाँ हो जाएगा 50 25। फिर भी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ हो गया 7 पचे 35। अभी नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला, इसका मतलब हम लोग लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। फाइनली आपको मिलने वाला है 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 17। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कॉपी में अपने लिखिए। अब हम लोग देख लेते हैं कितना 5005। चलो भाई देखो हॉल में लिखेंगे 5005। ठीक है,
तो इसको हम लोग करेंगे ही, इधर इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं, क्या चला, ऐसा है ना है। तो ये देखो सबसे पहले चेक करते कटेगा कितना, 5 10, तो 5 कितना से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटाएंगे तो आएगा कितना 1001। इसके बाद इसको कितना से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे, कितना से कटाएंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ कितना है 3 आया होगा, तो 7 चौका कितना है, 7 चौका 28, कितना होगा 7 चौका 28, 2 आएगा, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। अब कितना से इसको कटाएंगे हम लोग, अब इसको कटाएंगे हम लोग 11 से, कितना से कटाएंगे 11 से, तो ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11, तो 3 आया होगा, 11 3 33। ठीक है बाबू, तो फाइनली इसको आप लोग दे सकते हैं ना कि 5000, 5 को आप लोग लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 11 से विभाजता का नियम आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 आ रहा है तो संख्या किससे विभाजित होगी जी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हो गया यह। उसके बाद आइए 74 29 है, क्या है 74 और 29, यानी 5 नंबर का हल देकर लिखेंगे 74 और 29। 74 और 29 को इस तरह से लिखते हैं हम 74 और 29। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कटेगा किससे, नहीं तो इसको सबसे पहले कटाएंगे 74 29। 74 29 को सबसे पहले हम लोग देखिए, तो 17 चौका 68, यहाँ आपको कितना आया होगा 6, तो 17 3 51, 17 3 51, तो यहाँ आपका हो गया 11, तो 17 का पढ़ा 7 थाली पढ़ते हैं तो 17 17 19 हो जाता है, यानी 119 हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसको कटाएंगे 19 से, 19 दूना 38, यहाँ 5 आया होगा तो ये 5 7 हो गया, 19 3 57, यानी आप लिख सकते हैं 74 और 29 को, 74 से 29 को 17 गुने 19 गुने 23। फाइनली आपको ये देगा, तो ये आप उधर साइड में काम कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, इस तरह से आपको लिखना है, लिख लो बाबू। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है, प्रश्नावली 1.2 का, पूर्णांकों के निम्नलिखित त्रिगुणों के महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको दिया ही है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं 26 और 91, ये तो क्वेश्चन दिया है। समझने वाली बात है ना कि आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है बाबू, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या का मतलब हुआ इसमें दो संख्या मिलेगा आपको, पहली संख्या और दूसरी संख्या, बात समझ में आ रहा होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। यदि आपको पहली संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में दूसरी संख्या से भाग दीजिएगा, पहली संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो एचसीएफ और एलसीएम में पहली संख्या से भाग दीजिएगा तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब आपको यदि यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में एलसीएम से भाग दीजिएगा तो एचसीएफ निकल जाएगा। यदि आपको क्या ज्ञात करना हो, यदि आपको वहां तो एचसीएफ निकल गया, यदि आपको तो एचसीएफ का फॉर्मूला था एलसीएम ज्ञात करना हो तो आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ से भाग दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको करना ही है कि इसके अभाज्य गुणनखंड को जांच कर लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। तो देखिए 26 को सबसे पहले 26 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा, अब तो ये टूटने वाला नहीं है। 91 को तोड़ेंगे हम लोग तो 7 13 7 क्या होता है 91 होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका सीखते हैं। कोई भी गुणनखंड यदि आप किए, कोई भी गुणनखंड आप किए, गुणनखंड के दौरान आपको दोनों मतलब यहाँ दो संख्या गुणनखंड किया, यदि दोनों संख्या में जो नंबर मैच कर रहा है, जो नंबर मैच कर रहा है यानी उसको हम लोग किस में लिखते हैं एचसीएफ में लिखते हैं। तो ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मैच कर रहा है,
इसके अलावा ना 2 मैच कर रहे हैं ना 7 मैच कर रहे हैं। इसका मतलब HCF आपको क्या मिल गया, 13 मिल गया। HCF क्या मिल गया, 13। एलसीएम कहता है कि देखिए भाई, जो दोनों में मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, 2 नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला, लेकिन 13 दोनों मिला, तो दोनों के 13 के बदले एक 13 लिखेंगे, ना कि डबल 13 लिखेंगे, गलती हो जाएगा। जो दोनों में मिलता है उसको लिखते हैं, दोनों के बदले एक लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 दूना 182, ठीक है जी। अब आपको बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए जी, जांच कीजिए। तो जांच में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी, HCF गुने LCM होता है, HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब HCF गुने LCM। तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या क्या है, 91 है। HCF आपका 13 आया है, LCM आपका 182 आया है। जैसे आप इसका गुना कीजिएगा ना, 91 गुने 26, तो ये आ जाएगा 6 9 6 54, 91 दूना 182, 91 दूना कितना आएगा जी, 6 और 9 6 54, 91 दूना 182। तो ये आपका आ गया 6 6 8 5 13 के 3, 23 66। कितना आएगा बाबू, 23 66। उसी तरह 13 में 82 से गुना कीजिएगा तो यह भी आएगा 23 और 66। तो इस तरह से आपका ये क्या हुआ जी, दो संख्याओं के गुणनफल का जांच हुआ कि HCF गुने LCM होता है कि नहीं। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद हम लोग अगली संख्या देखते हैं। चलिए यहाँ 2 नंबर का हम लोग अब हल देखेंगे। देखिए 2 नंबर का हल दिया आपका 510 और कितना है, 92 है। तो 510 को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले तोड़िए। यहाँ 510 कितना से टूटेगा, जीरा मतलब 2 से टूटेगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10, कितना है 5 दूना 10। तो फिर यहाँ 5 दूना 10, यानी 255 दूना 510 ही होता है। चेक कर, 5 7 3 से कटेगा, देखो ना, 2 5 7 5 12 यानी 3 से कटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 8 3 का 24, 8 3 का 24। तो 8 3 का जैसे ही 24 हुआ तो यहाँ कितना आया होगा, 1 आया होगा, यानी 3 5 15। अभी कितना से कटेगा, 8 5 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कितना से कटेगा, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ आया होगा 3, तो 7 5 35, यानी 510 को फाइनली आप दे सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह 92 को तोड़िएगा, किसको तोड़िएगा, 92 को। तो 92 को आप तोड़िएगा तो 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 4 गुना 8 6 गुना 12, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी 2 गुने 23। तो आप लिखिएगा ना बाबू यहाँ कि HCF बराबर, तो HCF कहता है कि जो दोनों में मैच करे उकरे को लिखो, उसी को लिखो। तो दोनों में मैच क्या किया, यह है ना, 2 2 मैच कर रही है, बाकी कोई संख्या मैच किया नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। उसके बाद LCM कहता है कि देखो बाबू, जो दोनों में मैच किया उसको भी लिखो, और जो दोनों में नहीं मैच किया उसको भी लिखो, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 2 मैच कर गया, तो फिर 3 नहीं मैच किया तो तीनों के लिखेंगे, 5 नहीं मैच किया तो 5 के लिखेंगे, 7 तरह मैच नहीं किया तो 17 को भी लिखेंगे। फिर देखिए तो ये तो 2 2 मैच कर खत्म हो गया, लेकिन ये 2 बचल है, ये 2 बचल है, इसका मतलब इस 2 को भी लिखेंगे और 23 को भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा कि जब इसका हम लोग क्या करेंगे, पूरा का गुना करेंगे, तो समय बचाने के लिए हमने आगे से ही गुना करके रखा है। कितना आने वाला है बाबू, तो 30 24 आने वाला है। कितना आने वाला है, 30 और 24, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 30 और 24। यहाँ जो गुना आएगा ना बाबू, गुना 23 46 होगा। कितना होगा, 23 और 46, हमने आगे से ही करके रखा था। देखिए बाबू, यहाँ पर गुना का लिखेंगे 23 460, 23 460 या 23,460 लिखेंगे, ठीक है। समय बचे इसके लिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने आगे से ही गुना करके रखा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे,
जांच। तो जांच में हम लोग लिखते ही है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी? HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल एक तो 510 है और दूसरी संख्या क्या है? 92 है। यहाँ ये आया है 2 और एक आया है 23,460। ठीक है, तो इसका भी हमने गुना कर आगे से ही रख कर रखा है। तो ये आएगा आपका 46,920। कितना आएगा? 46,920। इसको भी जब आप गुना कीजिएगा तो आएगा 46,920। आप अपने मन से गुना ही दोनों का कर सकते हैं, इतना ही आएगा। इसका भी गुना आप इतना ही लिख सकते हैं। अब हम लोग का 3 नंबर यह क्वेश्चन होगा। देखिए 336 और कितना है? 54 है। 336 और 54। 336 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखो बाबू 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 एकम 2। तो यहाँ कितना आया होगा? एक आया होगा तो 6 दूना 12। तो यहाँ कितना आया होगा? एक आया होगा तो 8 दूना 16। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। फिर इसको कितना तोड़ेंगे? 3 से तोड़ेंगे तो 7 त्रिका 21। यानी कितना? 4 2 है। 1 2 3 4 3 7 हो गया इसका अभाज्य गुणनफल। 54 को तोड़ो इसी तरह। 54 को जब तुम तोड़ेगा कि 54 से कितना 2 से तोड़ेगा तो 27 दूना 54। फिर कितना से तोड़ेगा? 3 से तोड़ेगा तो 9 3 27। 3 से तोड़ेगा तो 3, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको हम लोग मिटा सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कॉपी में अपने। तो फाइनली आपको मिलने वाला ये है कि दोनों में 2 HCF वाले लिखे हो ना। HCF बराबर ये हो गया 2, यहाँ मिल गया दोनों से 3। अब कोई संख्या नहीं ना मैच कर रहा है, यानी HCF आपका आ गया 6। अब LCM जो मैच करता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मैच करता है उसको भी लिखते हैं। तो देखो ये मैच किया है, एगो ई मैच किया, बाकी मैच नहीं किया, यानी सबको लिखेंगे। यानी इसमें का मामला खत्म, इसमें को अब देखते हैं। ये दोनों का मामला समाप्त कर लेते हैं। 3 अभी 2 लिखेंगे, 1 2 3। इसमें का लिखेंगे दोनों को 1 2 3। इस 7 नहीं मैच किया तो इस 7 को नहीं लिखेंगे। ये पूरा का समय बर्बाद ना हो इसके लिए हमने गुना करके आगे से ही रखा है। आएगा 30 और 24। 30 और 24 आप गुना कर सकते हैं अपने कॉपी में। अब हम लोग जांच देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जांच। जांच में होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन है? एगो 336 है, एगो 54 है। तो 336 गुने 54। ठीक है बाबू, यहाँ HCF का वैल्यू कितना आया? बराबर के सामने बराबर दीजिएगा आप लोग। HCF आपका आया है 6, LCM कितना आया है? 30 24। ठीक है, गुना आप कर लिख सकते हैं। आएगा 18,144। यहाँ पर भी आएगा 18,144। 18,144  4 लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से ही प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या सभी का जांच भी कर दिया गया और HCF LCM भी निकाला गया। चलिए दोस्तों, अब 3 नंबर पे आने वाले हैं हम लोग। 3 का 1 नंबर होगा आपका हल 12 15 और 21। ठीक है रे बाबू, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 4 3 12। 15 को करेगा तो 3 गुने 5 हो जाएगा। 21 को करेगा तो 3 गुने 7 हो जाएगा। अब इसका तरीका ये है कि बोल रहा है LCM और HCF ज्ञात कीजिए तो जो तीनों में मिले। ठीक है रे बाबू, जो तीनों में मिले, तो जो तीनों में मिलता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो देखो ये 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, यानी क्या हो गया? इसका HCF 3 हो गया।
एलसीएम कहता है जो तीनों में मिले उसको भी लिखते हैं, जो ना मिले उसको भी लिखते हैं। तो तीनों तीन के, मान लो कि तीनों तीन के बदले को तीन हमने लिख लिया। ये दो नहीं मिला तो ये दो को लिखेंगे 2 बार, 5 नहीं मिला तो 5 को भी लिखेंगे, 7 नहीं मिला तो 7 को भी लिखेंगे। देखो ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25, 12 25 60, 7 6 42, मतलब 420। यानी देखो 12 15 और 21, 12 15 और 21 में और डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 15 और 21, 12 15 और 21 का एचसीएफ होगा 3, बनाने को तरीका हमने सिखाया, और एलसीएम होगा 420। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का यहाँ देख लीजिए, 2 नंबर आपको दिया है, 2 नंबर का हल 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो 17 को तुम नहीं लिख सकता है 1 गुने 17, 23 को तुम लिख सकता है 1 गुने 23, और 29 को तुम लिख सकता है 1 गुने 29। यानी इसका एचसीएफ तुम लिखेगा ना हो 1, एचसीएफ क्या लिखेगा 1। ठीक है, और एलसीएम निकालने का तरीका तो बताइए कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो एक से किसी संख्या में गुना करेंगे तो संख्या सेम ही होते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या तुम एक में गुना कर दो। तो यहाँ हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, इसका गुणनफल होगा 11,339। गुना करेगा तो कितना आएगा 11,339। ठीक है, अब अगली संख्या तुम लोग देख लो, 3 नंबर का, 3 नंबर है, हल लिखना है 8 9 और 25। ठीक है, 8 9 और 25। तो 8 के तुम लिखेगा ना हो कि 2 गुने 2 गुने 2, 9 को लिखेगा 3 गुने 3 गुने 3 होगा, इसको तुम लिखेगा 25 को 5 गुने 5। ठीक है, अब देखो बाबू इसमें कुछ नहीं है तो एक से तुम गुना अपने मन से कर सकते हैं। यानी एचसीएफ ही क्या देगा, कोई तो गुणनफल आपस में नहीं मैच किया, लेकिन एक एक मैच कर रहा है, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा जी 1 होगा। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम क्या करेंगे आपस में सबको गुना करेंगे, तो 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5। ठीक है, उसके बाद देखो तो 50, चलो इसमें का जो 3 2 है, तो एक दो यहाँ हमने लिख दिया है, चाहे मन करता आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5। अब देख बाबू करेगा तुम ही कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, और 40 पचे कितना होता है 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, कितना आएगा ये 1800 आएगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह से आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को पीछे जब क्लास स्टार्ट किए थे उसी समय बोले थे कि एलसीएम बराबर होता है कि पहली संख्या, क्या होता है बाबू, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, बटा क्या होता है एचसीएफ। तो देखो बाबू पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, एचसीएफ कितना है 9 दिया है, 9 दो संख्याओं का एचसीएफ 9 9 दे दिया, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है बाबू, तो इसको भाग दो, 3 3 9 27, तो यहाँ कितना होगा 3, तो 9 चौका 36, यानी 34 गुने कितना करेगा 657, 34 गुने 657, तो कितना आने वाला है तुम्हारा 22,338, 22,338। जब 657 में 34 से गुना करेगा तो 22,338 आएगा, यही तुम्हारा क्या होगा एलसीएम होगा। क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो लिख दीजिए आप प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए, तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह अनंत तक होता है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात है, उसे ज्ञात नहीं किया गया है। ठीक है जी, तब देखो 6 के पावर यदि हमने 1 लिया तो 6 हो जाएगा, 6 के पावर 2 लिया तो 36 हो जाएगा, 6 के पावर 3 लिया तो 216 हो जाएगा।
तो अब जब आप 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 3 लिख दीजिएगा। 36 का कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 3 लिख दीजिएगा। 216 का कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 3 लिख दीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिए कोई भी अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा, किसी भी संख्या का अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है। यहाँ देखिए तो 6 के हम लोग क्या किए जी, n के लिए बोला है तो n का मान हमने 1 2 3 4 रखा और उसका हमने क्या किया, गुणनखंड करके देखा तो कहीं भी हमको 5 नहीं मिला। इसका मतलब इससे हमको पता चलता है कि 6वें अंक, चूंकि 6वें अंक शून्य पर लिख दो, शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, क्या बाबू, अभाज्य गुणनखंड में 5 है, 5 आए। ठीक है, लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। इसलिए देखिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, तभी क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो 6वें अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 है। लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है। इसलिए 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इसको अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ केवल 2 है, ठीक है, केवल 2 है, इसलिए 6वें अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। इस तरह से आप लिख लीजिएगा अपने मन से भी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 गुने प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इस तरह से दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ हल लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, हल। पहली संख्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पहली संख्या। तो देख भाई पहली संख्या यहाँ दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो 13 कॉमन जब चल गया तो कितना आएगा, 7 गुने 11 प्लस 1, ठीक है, 7 गुने 11 प्लस 1। तो इसको आप 13 गुने 1177 1 78 लिख सकता है। इसको जब तुम गुना करेगा तो कितना आने वाला है बाबू, 1014 आएगा। हमने गुना करके रखा है इसको, 1014 आएगा, ठीक है। अब देखो जब तुम 1014 को तुरेगा तो भाज्य संख्या का परिभाषा बनता है, कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब कहलाएगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जी, ये 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो जी, 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई भी संख्या एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक एवं अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए तब उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1014 आपको लग नहीं रहा है कि 2 से अधिक इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो लिख देंगे 1014 भाज्य संख्या है, क्या है जी, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक
होंगे, ठीक है, इसलिए घात संख्या है। अब चलिए दूसरी संख्या देखिए, तो आप दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको क्या दिया है, 7 गुने 6 गुने 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया तो बच गया होगा 7 6 4 3 2, तो 1 का बातें छोड़िए, यहाँ बच गया होगा 1, ठीक है। अब इसको देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं तीन, कितना होगा 3 दूना 6, 6 1 36, 36 में 42 से गुना करो, 36 में 42 से, तो 36 गुने 42, 36 गुना 72, 36 चौका 144, ठीक है। तो ये हो गया 2 7 4 11 का 1, ये हो गया 5, ये हो गया 1, यानी ये आपको मिल जाएगा ना, कितना हो गया 7 6 42, 7 6 42, 4 3 12 गुना 24, गलती हो रहा है जी, 7 6 42, गलती कर दी हम। देखिए यहाँ क्या होगा 7 6 42 और 4 3 12 गुना 24, यानी 42 में 24 से गुना करेंगे, यही ना। तब 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 168 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी हो गया 8, ये हो गया कितना 6 4 10 के 0 9 1 10, यानी 1008 आने वाला है, 1008 प्लस 1, ठीक है, यानी 5 गुने कितना हो गया 1009, 1009 को जब 5 से हम लोग गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हमने लिख कर रखा है, कितना आएगा बाबू, कितना आएगा बच्चे का 50 और 45, 50 और 45 गुना भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी गुना कर लिखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब चलिए इसका भी यही बतिया आप लिखिएगा, इसलिए 50 45 भाज्य संख्या, क्या है जी, भाज्य संख्या है। आपको भी तो लगना चाहिए कि क्यों भाज्य संख्या थी, तो 5 से ऑलरेडी कटिए रहा है, 50 45 से कटिए जाएगा, 1 से कटिए जाएगा, तो परिभाषा भी तो बनता है, कोई संख्या भाज्य संख्या तभी होगी जब वो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित होने लगे। तो एक एवं अपने को छोड़कर 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, ठीक है। और भी इसके तरीके होते हैं बनाने के, इसलिए हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 7 बहुत लंबी चौड़ी दे दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा इतना छोटा। क्वेश्चन देखकर घबराइए मत। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है जी। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो भाई करना कुछ नहीं है, लिखो हर सोनिया, क्या है जी, सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय, सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय, सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय क्या होगा जी, 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा जी, 18 और 12 का एलसीएम। यदि आप देखिए 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम ही होगा, हमने गलती से बोल दिया था एलसीएम, क्या होगा एलसीएम ही, यार एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय क्या होगा, 18 12 का एलसीएम। तो यहाँ पर 18 को तोड़ सकते हैं ना 2 गुने 3 गुने 3 में, और 12 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 में। तो एलसीएम कहता है देखो बाबू जो दोनों में मिला उसको भी लिखो और जो नहीं मिला उसको भी लिखो। तो एक और तो ममिला साफ 2 का, इसका भी ममिला हो गया साफ, अब बच गया उसको भी लिख लो, यह ना बच गया। तो गुना करेगा तो कितना आएगा 36, यानी
मिनट। यानी सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय कितना होगा? 36 मिनट बाद दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख दो यहाँ, सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कितना होगा जी? 36 मिनट। कितना होगा? 36 मिनट। ठीक है, यहाँ भी सही है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है।